नेक्स्ट देखेंगे ओम्स लॉ। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप जो भी पढ़ रहे हैं इसका अगर आप PDF चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जुड़ के आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ। तो जो ओम्स लॉ है ये किसी इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे बेसिक लॉ है। यहाँ से आपको बहुत सारा लॉ पढ़ाया जाएगा, नियम पढ़ाया जाएगा, जैसे ओम का नियम हो गया, किरचॉफ्स का नियम हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, लेंज का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्या है। मतलब इलेक्ट्रिकल से चलने वाले जितने भी मशीनें हैं सब किसी न किसी लॉ को फॉलो करता है, किसी न किसी नियम पे ही काम करता है। तो यहाँ से आपको प्रत्येक धीरे धीरे नियम के बारे में बताया जाएगा। तो किसी इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे बेसिक जो है, सबसे फर्स्ट, सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम है। तो ओम के नियम का आविष्कार कौन किया था? वैज्ञानिक का नाम था सर साइमन ओम। साइमन ओम, जो करंट, वोल्टेज एवं प्रतिरोध, सर साइमन ओम नामक वैज्ञानिक जो था उन्होंने ओम का नियम दिया था, जो करंट, वोल्टेज एवं प्रतिरोध इस तीनों के बारे में जो संबंध है उसको बताया था। वो हम जानेंगे कि क्या बताया था। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को V से और प्रतिरोध को R से। तो ओम के नियम के अनुसार किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट, अब एक सर्किट तैयार करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे सर्किट हमारा क्लोज होगा। सर्किट जैसे क्लोज होगा तो क्या हुआ? हमने बताया था कि करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट बहना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव से करंट निकल के लोड में जाएगा, लोड से पुनः वापस सोर्स में आ जाएगा। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा करंट का बहना शुरू हो जाएगा, करंट लोड से गुजर के पुनः वापस अपने सोर्स पे चला आएगा। इस प्रकार से सर्किट चलता रहता है। तो ओम का जो नियम है, सर साइमन ओम ने बताया था कि किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट, इस सर्किट में जो करंट बह रही है, किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट, उसमें दी गई वोल्टेज, किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट उसमें दी गई वोल्टेज के समानुपाती होता है। समझ में आ रहा है बात? ये क्या चीज है? समानुपाती है। ओम के नियम के अनुसार किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट उसमें दी गई वोल्टेज के समानुपाती होता है एवं प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध का उल्टा चलेगा, व्युत्क्रमानुपाती। ओम के नियम के अनुसार किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट उसमें दी गई वोल्टेज के समानुपाती होता है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब तापमान को स्थिर रखा जाए। ये सब कब होगा? जब तापमान स्थिर रहना चाहिए, मतलब टेम्परेचर का मान नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार से हम ओम का नियम का परिभाषा क्या बोलेंगे? किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट उसमें दी गई वोल्टेज के समानुपाती एवं प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि तापमान को समान रखा जाए। इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलेंगे, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द फॉलोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात? इस प्रकार से इसको अगर हम देखें, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करंट समानुपाती है किसका? V का। करंट समानुपाती है V का और
प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसको अगर हम बराबर समानुपाती को हटा के बराबर लिख दे तो कोई दिक्कत। यहाँ भी हम देख सकते हैं करंट समानुपाती है V के और करंट व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के। इस प्रकार से यहाँ एक फार्मूला तैयार होता है I = V/R, मतलब करंट बराबर वोल्टेज बट्टा प्रतिरोध। ओम का नियम यही है। ओम के नियम से कौन सा फार्मूला प्राप्त होता है, I = V/R। इसी को क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, I × R हो जाएगा। यहीं पर क्रॉस गुना करेंगे, एक फार्मूला ये हुआ, R बराबर क्या हो जाएगा, V/I होगा। मतलब उसी फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं। I क्या है, करंट है, V क्या है, वोल्टेज है, R क्या है, प्रतिरोध है। और ओम के नियम से जो अगर सरल रेखा तैयार किया जाए, ओम के नियम से अगर सरल रेखा तैयार की जाए, मान लीजिए करंट है और ये वोल्टेज है, तो हमेशा क्या होता है, अगर ग्राफ खींचा जाए ओम के नियम को फॉलो करते हुए, तो जो ग्राफ प्राप्त होता है कैसा प्राप्त होता है, हमेशा समानुपाती प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ओम के नियम के आधार पर अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, समानुपाती होगा, मतलब सीधी रेखा, समानुपाती सीधी रेखा में ग्राफ कैसा होगा, सीधा रेखा होगा। ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट समझेंगे ओम, एम्पियर, वोल्ट और कूलाम क्या होता है। ओम, एक ओम कब कहलाएगा, एम्पियर कब कहलाएगा, एक वोल्ट कब कहलाएगा। तो ओम को समझते हैं। किसी भी सर्किट में एक एम्पियर, किसी सर्किट में यदि 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डालने पर यदि 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो हो जाता है, तब समझा जाएगा कि सर्किट के प्रतिरोध का मान कितना है, 1 ओम है। R = V/I होता है। इस फार्मूला से भी हम समझ सकते हैं 1 ओम कब कहलाएगा, किसी बंद सर्किट में जब 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल प्रेशर डाला जाए और उसमें से 1 एम्पियर करंट बहना शुरू हो जाए, तब उस सर्किट का प्रतिरोध 1 ओम माना जाएगा। दूसरा है एम्पियर। तो दूसरा है एम्पियर, किसी सर्किट में 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल प्रेशर देने के बाद यदि उस सर्किट में 1 ओम प्रतिरोध के रूप में कार्य करता होगा, तब वहाँ से 1 एम्पियर करंट बहना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से I = V/R होता है। यदि किसी सर्किट में 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल प्रेशर दिया जाए और उस सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम रखा जाए, तब उसमें से 1 एम्पियर करंट बहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट। V = I × R होता है। कहने का अर्थ है किसी 1 ओम प्रतिरोध वाले सर्किट में 1 एम्पियर करंट गुजारने के लिए जितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमको डालना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले सर्किट में से 1 एम्पियर करंट गुजारना हो, तब हमको 1 वोल्ट वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डालना पड़ेगा। इस प्रकार से वो 1 वोल्ट कहलाता है। अगला है कूलाम्ब। कूलाम्ब क्या होता है, यह इलेक्ट्रिसिटी का मात्रा है। इलेक्ट्रिसिटी कूलाम्ब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा है। किसी भी सर्किट में
1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड में किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है उसको हम क्या कहते हैं, कूलाम बोलते हैं। कूलाम में क्या होगा, 1 एम्पियर करंट को प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड में एक जगह से दूसरे जगह जितनी मात्रा में करंट जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को पहुंचा देता है उसको एक कूलाम कहा जाता है। इसका दूसरा यूनिट एम्पियर सेकेंड भी है। कूलाम का दूसरा यूनिट एम्पियर सेकेंड भी है, इसलिए 1 एम्पियर आवर, कूलाम का दूसरा यूनिट एम्पियर सेकेंड है। इसको यूनिट बड़ा करने के लिए अगर एम्पियर आवर लिखेंगे तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 1 एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलाम हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, 1 एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलाम। क्यों? क्योंकि कूलाम पर सेकंड को ही एम्पियर सेकंड कहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम। मतलब किसी कंडक्टर में प्रतिरोध कैसे काम करता है, कब प्रतिरोध का मान अधिक होगा, कब प्रतिरोध का मान कम होगा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को देखते हैं। क्या नियम क्या है, मतलब प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध का नियम है, ये 4 तरह का नियम है। प्रतिरोध का नियम पहला, चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध होगा लंबाई के समानुपाती होगा, मतलब चालक का जितना ज़्यादा लंबाई होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R समानुपाती L। ठीक है, चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है चालक का प्रतिरोध क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब चालक का मोटाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R समानुपाती 1/A। जो चालक का मोटाई होता है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ये मान लीजिए चालक है, कोई तार है, तो तार का जो ये मोटाई है यही क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जिस तार का जितना ज़्यादा मोटाई होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा, जो जितना पतला होगा उसमें प्रतिरोध उतना अधिक होगा, उल्टा चलता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या, एक तरह का वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो I व्युत्क्रमानुपाती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यहाँ पे A बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना। तो R को हम R × 2 को क्या लिखते हैं, D के बराबर ही मानते हैं। तो यहाँ पे इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इन्वर्सली 1/D के होल स्क्वायर। अगर वक्र यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का पूछेगा तो सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन अगर व्यास का पूछेगा तो व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग का कैसे हुआ, स्क्वायर कैसे हुआ, आप देख सकते हैं। A बराबर πr² होता है, R की जगह हम लोग अगर D को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, D² हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 2 फार्मूला प्राप्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके व्यास से क्या होता है, तो व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर पूछेगा कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया 2 नियम। तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम है चालक का प्रतिरोध उसके मटेरियल पर निर्भर करता है।
मटेरियल यानी कि बनावट पर, चालक का जो प्रतिरोध है किस प्रकार के मटेरियल से मिल के बना है उस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि कोई चालक तांबा का है, कोई चालक चांदी का है, कोई चालक लोहा का है, तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो तीसरा नियम है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में, चालक का प्रतिरोध चालक किस टाइप के मटेरियल से मिल के बना हुआ उस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर हम नाइक्रोम वायर का प्रतिरोध देखा जाए तो बहुत अधिक हो जाता है। 1 मीटर कॉपर का, अगर 1 मीटर लंबाई कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो 1 मीटर अगर नाइक्रोम का वायर लेंगे तो वहाँ पे लगभग 66 गुना बड़ा रहता है। इस प्रकार से लॉ ऑफ रेजिस्टेंस ये भी है कि किस प्रकार के मटेरियल से मिल के बना हुआ है उस आधार से वो रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। चौथा नियम है चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। चौथा नियम है चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, मतलब टेम्परेचर के अनुसार से भी मटेरियल का नेचर बदलता रहता है। मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो आप मान लीजिए कि कोई चालक है, तांबा का प्रतिरोध आप 50 डिग्री सेल्सियस पर माप लिए, कुछ समय बाद अगर 80 डिग्री टेम्परेचर पर मापिए उसका प्रतिरोध, तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसलिए टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में क्या हमने सीखा, पहला नियम क्या था, चालक का प्रतिरोध का जो है लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा नियम था चालक का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है और व्यास के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम था चालक का प्रतिरोध चालक के मटेरियल पर निर्भर करता है। चौथा है चालक का प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है। इस चारों नियम से मिलकर जो फार्मूला प्राप्त होता है वो है, हम बोल सकते हैं R बराबर रो L बट्टा A। ये जो फार्मूला है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से ही प्राप्त होता है। R बराबर रो L बट्टा A, जहाँ ये रो क्या है, रो एक स्थिरांक है, रो क्या है, एक कांस्टेंट मान है। जो हम बताए थे तीसरा कि हर चालक का मटेरियल का अलग अलग प्रतिरोध होता है, तो उसका एक अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि एक स्थिरांक का मान होता है। रो बराबर एक स्थिरांक है। एल बराबर चालक की लंबाई, चालक की लंबाई मापेंगे सेंटीमीटर में, चालक की लंबाई सेंटीमीटर में। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया को रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्रॉस सेक्शनल एरिया को रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। और आर क्या है, चालक का प्रतिरोध, इसको मापेंगे ओम में। इस प्रकार से जो ये फार्मूला प्राप्त हुआ है R बराबर रो L बट्टा A, ये जो है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से प्राप्त होता है।